हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और गाइस, एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको अतलग उत्तरीय प्रश्न बताए हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं। आज हम यहाँ पर भी कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न के वहाँ पर आप देख सकती हो। अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वो है कि आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए, ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए, वो यहाँ पर देखिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी होगी आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व। ये आपको ब्लैक पेन से डालनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद फिर आप लिखोगे, पहले आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है, फिर यहाँ पर आप लिखोगे, इससे पहले आपको एक लाइन लिख देनी है, आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे, उसमें आप लिखोगे कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। किस तरह से लिखना है? पहले यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे, उसके बाद लिखोगे कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। ये आपको बताए जा रहे हैं आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व। फर्स्ट समझ लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर आप सेकंड पॉइंट डालोगे, उसमें आपको इस तरह से लिखना है। देखिए, सेकंड पॉइंट डालकर फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि चक्रीय मुद्रा प्रवाह के अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं। फर्स्ट क्या है कि आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि चक्रीय मुद्रा प्रवाह के अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं, ठीक है। चक्रीय आय के प्रवाह के ये सब हम महत्व देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। तो जो आपका अगला पॉइंट है तो वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे कि चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता के कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट डालने के बाद आपको क्या करना है? आपको लिखना है कि चक्रीय आय प्रवाहों के, ठीक है, चक्रीय आय प्रवाहों के, उसके बाद आप लिखोगे द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता के कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जा सकता है। इतना लिखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है और उसमें आप लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आप चौथा पॉइंट डालोगे और चौथा पॉइंट डालने के बाद आपको लिखना है कि चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा संतुलन के कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट डालने के बाद आपको लिखना है कि चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा संतुलन के कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। चक्रीय आय के प्रवाह के महत्व आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको पांचवा पॉइंट डालना है। फिर आप इसमें लिखोगे कि चक्रीय आय प्रवाह द्वारा बचत तथा विनियोग में समानता लाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति तथा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति के योगदान को समझा जा सकता है, ठीक है।
पांचवा पॉइंट डालकर आप इस तरह से लिखोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आप छठा पॉइंट डालोगे, फिर आप इसमें लिखोगे कि चक्रीय प्रवाह से ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय। जब छठा पॉइंट आप लिखोगे तो इस तरह से आपको इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। चक्रीय प्रवाह से ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया गया है। तो आपका जो अगला प्रश्न है तो उसको आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आस्क भी किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे, अब यहाँ पर देखिए हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिख देनी है कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व निम्नलिखित है। फिर फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक है। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके महत्व क्या है? ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखोगे यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यह अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुकूल है। नेक्स्ट आप लिखोगे यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। फर्स्ट आपको लिखना है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक है। नेक्स्ट आप लिखोगे यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। अगला आप लिखोगे यह अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुकूल है। इसके बाद यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व आपको इस तरह से लिखने हैं। यहाँ तक समझ आ गया। और फर्स्ट प्रश्न क्या था कि आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए, तो वो आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए वहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है। तो पांचवें पॉइंट में आप लिखोगे यह भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक है, ठीक है। यह भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक है। इसके बाद छठा पॉइंट आपको लिखना है इसके द्वारा चर समूहों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या लिखोगे? इसके द्वारा चर समूहों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध होती है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आप लिखोगे कि यह मुद्रा मूल्य के निर्धारण की व्याख्या करता है। यह मुद्रा मूल्य के निर्धारण की व्याख्या करता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना करने में सहायक है, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना करने में सहायक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लीजिए। तो जो अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सही से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है।
तो पहले आप ये हेडिंग डालोगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, इसके बाद आपको एक लाइन कर देनी है, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर यहाँ पर इनके जो अंतर है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट डाला, पहले आप डालोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र ब्लैक पेन से, फिर फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों यानी व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र। एक व्यक्ति की आय का अध्ययन हम किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और पूरे राष्ट्र की आय का अगर अध्ययन किया जाए तो वो किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र। ठीक है, यही होता है इनमें अंतर। अब इसमें आप समझ लीजिए, देखिए इसमें व्यक्तिगत इकाइयों यानी व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसमें राष्ट्रीय योगों, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका तीसरा पॉइंट है तो वो दिया गया है कि यह संसाधनों के पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। और समष्टि अर्थशास्त्र यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या देखा? यह संसाधनों के पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, जो इसका चौथा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इसकी केंद्रीय समस्या का निर्धारण है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र इसकी केंद्रीय समस्या उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण है। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि यह विधि आंशिक संतुलन विश्लेषण विधि कहलाती है, और यह विधि सामान्य संतुलन विश्लेषण विधि कहलाती है। तो इस तरह से आप व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र में क्या अंतर है वो आप इस तरह से लिख कर आओगे। और ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आज किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है, तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी उत्पादन फलन की संकल्पना, फिर आप इसमें लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों यानी आदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। इसके बाद आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे यह संकल्पना केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे उत्पादन फलन QX बराबर FABCD। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देख लीजिए कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे उत्पादन फलन की संकल्पना, फिर आप इसमें लिखोगे किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों आदाओं के विभिन्न संयोगों से
उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? यह संकल्पना केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। फिर इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है, उत्पादन फलन QX बराबर F ABCD, इस तरह से आपको कोष्टक लगा देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप लिखोगे, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है जहाँ QX बराबर X वस्तु का भौतिक उत्पादन, ABCD बराबर उत्पत्ति के विभिन्न साधन। ठीक है, इस तरह से पहले आपने सूत्र लिखा, उत्पादन फलन QX बराबर F ABCD, फिर इसके बाद आप लिखोगे जहाँ QX बराबर X वस्तु का भौतिक उत्पादन, ABCD बराबर उत्पत्ति के विभिन्न साधन। इसके बाद आप लिखोगे कि उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे, यहाँ पर आपको क्लोज कर देना, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो गाइस आज हमने देखे जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों बताए जाएंगे। वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है और इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।